तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ क्या होता है और इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि कूलाम्स लॉ के रिगार्डिंग ये फार्मूला स्टेट किया है, वैल्यू स्टेट की है और सिमिलर कोई फार्मूला दूसरा भी स्टेट किया है हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कूलाम्स लॉ क्या होता है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो वो आपको इजीली एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में मिल जाएगी। कूलाम्स लॉ क्या स्टेट करता है? कूलाम्स लॉ कहता है कि अगर कहीं पर सिचुएटेड दो चार्जेस, मतलब स्पेस में, सराउंडिंग में कहीं पर भी सिचुएटेड दो चार्जेस हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल टर्म में एंड उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म में होता है। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, जरा समझ लेते हैं आगे। देखिए, अगर कोई एक चार्ज, सपोज मान लीजिए हमारे पास में एक क्यू चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर कोई एक माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड है। डन। तो कूलाम्स ने ये कहा कि अगर ये दोनों, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, फोर्स के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो शायद पता भी होगा पहले से, कि अगर दो सेम चार्जेस होते हैं लाइक प्लस एंड प्लस, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स रिएक्ट करता है या परफॉर्म करता है वो फोर्स होता है रिपल्सिव नेचर का। कैसा होता है? रिपल्सिव नेचर। सिमिलर, अगर कोई नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के नियर अबाउट होता है, सर्टेन डिस्टेंस पे होता है, तो उनके बीच में जो फोर्स अराइज हो रहा होता है वो भी रिपल्सन को ही क्रिएट करता है। क्या करता है? रिपल्सन को क्रिएट करता है। बट इसके अपोजिट अगर हम ये ले लेते हैं कि कोई एक प्लस क्यू चार्ज दूसरे माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में, सपोज, एंड सिमिलर प्लस क्यू चार्ज दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में नियर अबाउट होता है, तो ऑन द टाइम इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये इजीली याद रखा जा सकता है कि सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो इसी लॉ के रिगार्डिंग दो चार्जेस के अपीयरेंस के बेसिस पे कूलाम्स ने एक लॉ दिया जिसे कहा जाता है ऑब्वियसली कूलाम्स लॉ कहा जाता है। और उन्होंने क्या कहा इस लॉ के रिगार्डिंग? उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पर, मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट आर, कोई दो चार्जेस जो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर हैं, इनके बीच में जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर, और इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑब्वियसली चार्ज क्यू के फॉर्म में है, या प्लस या माइनस, तो यहाँ पे हम चार्जेस के नेचर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट इज क्यू एंड क्यू। तो कूलाम्स ने ये कहा कि अगर दो चार्जेस इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं तो उनका जो फोर्स उनके बीच में लगेगा, अब वो अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, ये आप इजीली समझ सकते हैं पिछले वाले जो अभी जिससे पहले बात किया था जिस टॉपिक के बारे में उससे। तो उन्होंने ये कहा कि उन दोनों के मैग्नीट्यूड के, सपोज दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल टर्म में होगा। एंड इन द केस, मान लीजिए दूसरा जो टर्म एसोसिएट किया, उन्होंने कहा कि उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डिस्टेंस पे भी वेरी करेगी। लेकिन डिस्टेंस पे वेरी कैसे करेगी वो देख लीजिए। वो डिस्टेंस पे वेरी करेगी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर का स्क्वायर, यानी 20 की डिस्टेंस का स्क्वायर, वो भी इनवर्सली फॉर्म में, इनवर्स फॉर्म में। तो अगर इन दोनों फॉर्मूले को आप कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं। सपोज मान लीजिए कंबाइन किया आपने, तो क्या दिखेगा आपको? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K विच इज कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही यहां पर मैंने स्टेट किया है कि, अब डेफिनेशन जरा समझ लीजिए क्या कहती है। देयर आर टू चार्जेस situated at a certain distance
there will be a force of attraction or repulsion between them, and the value of force will be according to the proportional term of multiplication of the both charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है जिसको आप याद भी रख सकते हैं. कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. इस कांस्टेंट को अगर प्रॉपर फॉर्म में दिया जाए तो k इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट जो कांस्टेंट आ रहा है वो ये वाला राइज करेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला के रिगार्डिंग तो यही है. अब इससे रिलेटेड आपको डायमेंशन फॉर्मूला अगर फाइंड करना हो तो आप इजीली डायमेंशन बेसिस पे जो 11th क्लास की वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं. उसमें से आप फाइंड कर लेंगे कि हमारा डायमेंशन फॉर्मूले को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. अब हम फर्दर बात कर लेते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की. किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की. देखिए ये वर्ड जितना देखने में आसान लग रहा है इसको समझना उतना ही आसान है. कैसे? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वर्ड अराइज हो रहा है इसका मतलब क्या है. अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि एक चार्ज है, सपोज प्लस क्यू चार्ज है, तो चार्ज का जो बिहेवियर है वो ऑब्वियसली किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ही होगा. मतलब दूसरा चार्ज पार्टिकल जब इसके नियर अबाउट होगा या कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होगा तो ये अपने बिहेवियर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 2q, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज ओनली q, सर्टेन डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. तो इस चार्ज में जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो डबल है एज कम्पेयर टू दिस. मैंने मान लिया ऐसा मान लेते हैं कि चलिए एक जो चार्ज है हमारा वो डबल मैग्नीट्यूड में है और ये सिंगल मैग्नीट्यूड के टर्म में है. तो आप ये देखिए इस चार्ज के अराउंड फील्ड लाइंस जनरेट होंगी. हालांकि मैं थोड़ा सा कर्व शेप में बना रहा हूँ, लेकिन फील्ड लाइंस का जो बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक एंड ऑल. मतलब कुछ जो लाइंस होंगी वो कुछ, चलिए मैं वैसे ही बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस 2q, और इस चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग में कुछ फील्ड लाइन. किसकी फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बाहर की तरफ इमिट होंगी. अब देखिए एक चीज और सुन लीजिए, फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी या इनवर्ड होंगी, ये कैसे डिसाइड होता है? सिंपल सा याद रखेंगे, आउटवर्ड के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिव होगा नेचर चार्ज का पॉजिटिव. कैसा? पॉजिटिव. इनवर्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिव होगा वो होगा निगेटिव नेचर. मतलब अगर चार्ज आपका जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, नेचर में कैसा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ. और अगर यही या दूसरा कोई चार्ज जो कि निगेटिव फॉर्म में है तो इसमें जो फील्ड लाइंस अराइज होंगी वो होंगी आपकी इनवर्ड. वो कैसी होंगी? इनवर्ड. कुछ इस टाइप से. डन. तो ये एक बेसिक अजम्पशन प्रॉपर्टी है, मतलब हम इसको मान के चल रहे हैं ऐसा, तो हमको देखने में भी ऐसा ही मिल रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटवर्ड होंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी. तो अब आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, जिसके बारे में हम मेन बात कर रहे थे. तो देखिए अगर कोई चार्ज किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या है? सिचुएटेड है. सिचुएटेड मतलब स्टेबल कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो वो अपने सराउंडिंग में अपने चार्ज का एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा. इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करेगा, बाहर के रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, दिखाएगा कि जो मेरा बिहेवियर है पॉजिटिव क्यू चार्ज का वो यहाँ तक या फिर यहाँ तक कुछ इस टाइप से आगे की तरफ देखने से मिलता है या फैला हुआ होता है. ठीक है, तो ये अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा. अब आगे देख लेते हैं कि
तो जितने रीजन तक इसका इंपैक्ट शो करता है, फिर से सुन लीजिए, कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सिचुएटेड है, रुका हुआ है, और वो अपने बिहेवियर को जैसा कि वो है पॉजिटिव या निगेटिव, उसको जितने रीजन तक, दैट मीन्स जितने एरिया तक अगर वो प्रोसीड करता है, फैलाता है, मान लीजिए मैंने कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका नाम था माइनस क्यू चार्ज, सपोज मान लीजिए एक मैग्नीट्यूड में था, मतलब इसका यूनिट मैग्नीट्यूड है, और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे किसी भी तरह का इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील नहीं होता है, और सपोज मान लीजिए अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फील होने लगता है। सिमिलर अगर मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पे रख देता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होने लगता है। तो किसी चार्ज के सराउंडिंग में उसकी वजह से जो भी इंफ्लुएंस क्रिएट होता है उसी को कह देते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जब आप पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो पोटेंशियल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोई चार्ज पार्टिकल जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहां तक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा हुआ है, और उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में, चारों तरफ उसकी सराउंडिंग में जो उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, उस इन्फ्लुएंस को ही कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा, ठीक है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा। तो देखिए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूज है, अगर उसके बारे में बात करें, या इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग हम किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं या समझते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो आप ऐसे याद रखिए, जो कि फॉर्मूला है इसका, दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे स्टेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो भी समझ लीजिए। आपके सामने फॉर्मूला स्टेट किया है, दिया है E इज इक्वल टू F बाय Q। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोलेंगे? फॉर अ यूनिट चार्ज, क्या? फॉर अ यूनिट चार्ज, फॉर अ यूनिट that means 1, for a unit charge the applied force or the force that is going to be shown between two charges, for a unit charge the proper force value is defined as electric field। मतलब अगर यूनिट चार्ज को कंसीडर करें तो जो फोर्स की वैल्यू है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग क्या करेगी, डिपेंड करेगी या रिप्रेजेंट करेगी। इसका सेंस क्या होता है? अगर इससे आप फॉर्मूला क्रिएट करना चाहें तो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जरा देखिए, अभी आप लोगों ने देखा जस्ट कि कूलाम्स का जो लॉ है वो क्या स्टेट करता है। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कूलाम्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑलरेडी वी नो दैट E इज इक्वल टू F बाय Q। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर ए यूनिट चार्ज अप्लाइड फोर्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी यूनिट चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है, या जो बल कह देते हैं हम लोग, फोर्स है, वो आपका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अब इसकी वैल्यू को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें या देखना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? तो जरा देख लीजिए, हम ऑलरेडी जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं? दैट F इज इक्वल टू K, अभी मैं जस्ट पढ़ा था, Q1 Q2 वॉट एवर, जो भी Q1 Q2 जो भी होंगे, तो कोई एक चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है आपका स्मॉल q, तो इसके वजह से जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस टाइप से सराउंडिंग में हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, आउटवर्ड है बिकॉज ये पॉजिटिव है, इस टाइप से, ठीक है। और ये दूसरा वाला चार्ज जो कि इसके नियर अबाउट सिचुएटेड और इसके इम्पैक्ट को फील कर पा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो फील कर पा रहा है। अब इसका अगर बिहेवियर कैसा है, मान लीजिए इसका बिहेवियर भी पॉजिटिव है, तो ये जिस नेचर को फील करेगा, जो इम्पैक्ट फील करेगा, वो कैसा होगा? वो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा, वो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, एक चार्ज है कैपिटल Q एंड दूसरा चार्ज ये, तो सिंपली आप फॉर्मूले में भी क्या पुट करेंगे? एक चार्ज जो कि हमारा है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज दैट इज स्मॉल q, ठीक है, विच इज सिचुएटेड हियर। एंड किसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जा रहा है? ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस चार्ज के थ्रू, तो आप यहां पे पुट कर देंगे Q। एंड
ये तो फोर्स की वैल्यू है, सॉरी ये स्टेप आई थिंक रॉन्ग हो रहा है। हमें वैल्यू ऊपर वाले टर्म में रखनी थी। 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन, अब देखिए इस उठा के हम इस पूरी वैल्यू को, फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे आप जानते हैं Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू सिमिलर K Q अपॉन आर स्क्वायर, K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये कूलॉम्स लॉ के हेल्प से ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है, तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डेफिनेशंस, थ्योरीज और ये सारी चीज़ें जो है बुक वाली कंटेंट को हम हमेशा मिल जाता है, हमको मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ मैं नया बता दूंगा या कुछ अलग पढ़ा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका क्या यूज़ क्या हो रहा है, भाई इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या इसकी नीड क्या हो रही है। इसकी नीड देखिए आगे चल के आपको पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग। पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग जो नीड होगी वो क्या होगी जरा समझिए। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो आई थिंक आप ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, पहले से इसके बारे में अवेयर होंगे क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। बट देखिए डेफिनेशंस के रिगार्डिंग जानना एक अलग बात होती है। हमको डेफिनेशन से बताया जाता है फ्रॉम अ इनफाइनाइट पॉइंट टू द फाइनाइट पॉइंट द वर्क डन इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल with respect to that of charge, this is called the potential of that point या potential of that charge। तो यहाँ पे यूज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है दैट इज Q एंड दूसरा एक चार्ज पार्टिकल है -Q, सर्टेन डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, जो डिस्टेंस हमारे लिए डिफाइन नहीं होती दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, ठीक है ना, और डिफाइन हो जाती है दैट इज फाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट पोजीशन से मान लीजिए आप इस पोजीशन तक इस चार्ज को लेके आ रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक लाने में या तो आप चार्ज को लेके आएंगे या तो चार्ज खुद में आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं नेचर कैसा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दैट मीन्स चार्ज अपने आप ही अट्रैक्ट होगा, तो आपको इसके ऊपर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बट खुद ही सिस्टम वर्क करेगा इसका। तो जो सिस्टम वर्क करेगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करवाएगा, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करेगा। जब डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एक वर्क डन को परफॉर्म करेगा। फोर्स की वजह से अपीयरेंस हो रहा है, जो कि फोर्स आप जान रहे थे ऑलरेडी कि हमारे पास में कूलॉम्स लॉ के रिगार्डिंग की दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स अराइज होता है, उस फोर्स की जो वैल्यू है, तो फोर्स की प्रेजेंस की वजह से, फोर्स एंड इसकी वजह से हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की वजह से इसकी एनर्जी में चेंजमेंट आएगा, यानी यहां से लेके यहां तक आने में एनर्जी में या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक आएगा तो ऑब्वियसली ड्यू टू अ फोर्स आ रहा है एंड सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर कर रहा है, और एफ को अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप जानते हैं इसके इक्वल क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी टर्म। तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी में क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, क्योंकि वर्क डन परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसका जो यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बेसिकली इसी के रिगार्डिंग है कि किसी भी पॉइंट से किसी चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन होगा या जो एनर्जी में चेंज आएगा वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग ही डिफाइन करेगा। यानी अगर मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल जो कि +Q रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +Q ना रिप्रेजेंट करके +2Q रिप्रेजेंट करे, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका सीधा सेंस क्या होता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी लग रहा है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जब मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ रही है यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंपैक्ट है वो भी बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली वे में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल, ये सारे के सारे टर्म इसी मैकेनिज्म से आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आगे हम इसके बारे में बात करना, देखिए इससे आगे अगर हमें बात करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा अलग ढंग से और बताने की कोशिश कर लेता हूं। देखिए किसी चार्ज की प्रेजेंस में, सपोज एक चार्ज है कोई भी, उसकी प्रेजेंस में उसका इन्फ्लुएंस जितने रीजन तक सिचुएटेड होगा, मींस जितने रीजन में इन्फ्लुएंस शो करेगा
उतने रीजन को जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है उसी इन्फ्लुएंस को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पैक्ट को। और ये इम्पैक्ट किसके थ्रू फील किया जा सकता है, ऑब्वियसली कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा लाइक दिस टाइप, वो इस इम्पैक्ट को फील करेगा। इसको यहाँ पर रखा तो कोई खास अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, मान लीजिए इस पोजीशन पे लाके रखा, थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होने लगा, इस पोजीशन पे लाके रखा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होने लगा। तो देख रहे हैं आपकी पोजीशंस के रिगार्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो चार्जेस के बीच में, उसमें चेंज आ रहा है। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग है, वहां पर दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज होती है तो वो वेरी करती है इनवर्स फॉर्म में, यानी अगर डिस्टेंस कम होती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इसी को फॉर्मूले के सेंस में कैसे दिया गया है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स जो कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है ड्यू टू अ पर यूनिट चार्ज, दिस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है माइंड में? तो आगे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डाइपोल के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? डाइपोल के रिगार्डिंग। डाइपोल क्या है, कैसे होता है, एंड डाइपोल से रिलेटेड जो डेरिवेशन है हमारे, उनके बारे में देखिए। जो हमारे लिए ड्राइव के सेंस में इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम ऑब्वियसली करेंगे यहाँ पर। जो फर्दर इंपॉर्टेंट नहीं है रिगार्डिंग 12th स्टैंडर्ड, तो उन पे हम इतना टाइम वेस्ट या टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं, हैव अ गुड डे।